खबर को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहां रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि खाली एमओयू करते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी 80 to 85% तक इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ आ रही है। उनके लिए बाकी का प्रावधान हम कर रहे हैं। उसमें अपना गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के यही गार्डियन मिनिस्टर है, उसके लिए हमने कंक्रीट के रोड बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है। चुनाव के आशीर्वाद से जो जीत के आई है, बहुसंख्यक की सरकार है और इसी सरकार से 2-3 अपेक्षाएं मैं रखता हूं। पहली अपेक्षा ये है कि सारे किसानों का कर्ज मुक्त किया जाए, उनको कर्ज मुक्त किया जाए जैसे हमारी सरकार ने, उद्धव बालासाहेब ठाकरे हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया था, किसी भी चुनाव के सामने या किसी चुनाव को सामने न रखते हुए किया था। वैसे ही आज जब चुनाव इस राज्य में नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जी कर्ज मुक्त करके दिखाए सारे किसानों को। दूसरी अपेक्षा यही है कि जैसे दिल्ली में 2500 मिलने वाले हैं लाडली बहना को, तो क्या दिल्ली की बहना महाराष्ट्र की बहना से अलग है? पहले तो 2100 नहीं 2500 रुपये मिलने चाहिए हर एक लाडली बहना को, उस लिस्ट को कट नहीं लगना चाहिए। और तीसरी चीज़ यही है कि जब से चुनाव हुए उस दिन से अभी तक का जो बैकलॉग है वो भी आए उसमें। बहुत सारे दिनों में मैंने देखा है कि शायद धर्म व्यवस्था में हो या फिर कल्चर पे हो या इतिहास में हो, हमें व्यस्त किया जाता है, हमें लड़ाया जाता है। लेकिन आज की जो बात है, फिर वो बेरोजगार की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, उस पर कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ राजनीति सिर्फ दलदल हुई है, राजनीतिक दल कोई रहा नहीं है। ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि खबर को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। आप ही के हाथों में प्रशासन है, निकालिए, लेकिन वहां रखिए एक बोर्ड कि यहाँ जो जो महाराष्ट्र पे चल के आया उसे ऐसे ही दफनाया जाएगा। फिर वो औरंगजेब हो, सोलापुरकर हो, कोरटकर हो या जो भी इस महाराष्ट्र के विरोध में काम करेगा। इन लोगों ने जो घोषणा पत्र दिया था वो पूरा जनता की दिशाभूल करने वाला था, लोगों को फंसाने वाला था। किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी। आज के बजट में उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई। महिलाओं को 2100 रुपये हर माह देने की बात की थी, उसमें भी उन लोगों ने अपनी लाडली बहना को फंसाया। रोजगार निर्मित के लिए क्या करेंगे उसके कोई व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई नहीं, इसलिए युवाओं को भी फंसाया गया। महंगाई कम करने का वादा किया गया था, तो ये बजट में महंगाई कम करने का कोई भी वादा यहाँ पे पूरा करते हुए आज अर्थमंत्री के भाषण में देखने को नहीं मिला। इसलिए चुनाव में दिए गए वादे जो इनके आका जो दिल्ली में बैठे हुए वो बोलते जुमले होते हैं, तो महाराष्ट्र के सरकार ने भी महाराष्ट्र की जनता के साथ जुमलेबाजी की है। ये महाराष्ट्र की जनता ये सरकार को ठिकाने पे लगाएंगी, लेकिन विरोध करके हम इस पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे और जनता के साथ खड़े होंगे। तो 2014 से इन लोगों ने जो इस देश की जनता को गुमराह करने का, जुमलेबाजी देने का काम किया, वही इनके यहाँ के शाकिर जो बैठे हैं अभी सरकार में, उन लोगों ने वही काम किया, जनता को जुमलेबाजी जनता से की है। और इसलिए इनका असली चेहरा हम जनता के सामने लाने का काम पूरी तरह से करें। ये महायुति सरकार आने के बाद, इसका गवर्नमेंट आने के बाद एक भी इंडस्ट्री बाहर नहीं गई। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किर्लोस्कर टोयोटा, ये जो बेंगलुरु में इंडस्ट्री है, उसकी एक ब्रांच अपने संभाजी नगर में उन्होंने लैंड ली है और वहाँ टोयोटा का प्रोजेक्ट, टोयोटा किर्लोस्कर उनका कोलैबोरेशन है, उसका काम जोरों से चालू है। इस दफ़ा इंडस्ट्री के बारे में हमने बहुत सोचकर अलग अलग एरिया में ये वहाँ का प्रावधान किया है। उसके लैंड लेने के लिए भी हमने उसमें नियत में दिया है। ऐसा हमारा सबका काम चालू है और उसमें कोई भी दूसरा यानी अपने यहाँ की इंडस्ट्री बाहर जाने की कोई अभी वैसे शंका लेने की जरूरत है। जो एमओयू किया और अभी दावोस में देवेंद्र फडणवीस साहब और उदय सामंत जी गए थे, तो मेरे मालूमात के हिसाब से 16 लाख करोड़ रुपया की इन्वेस्टमेंट अपने महाराष्ट्र में आ रही है।
और तब की 8,50,000 करोड़ की एकनाथ राव शिंदे जी के ज़माने की थी, उनके चीफ मिनिस्टर में वो जब टावर्स गए थे तब की है। और उसमें 80% हमने, वो भी बहुत से लोग बोलते हैं कि खाली एमओयू करते हैं, बाद में इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी 80 to 85% तक इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ आ रही है। उनके लिए बाकी का प्रावधान हम कर रहे हैं। उसमें अपना गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के यही गार्डियन मिनिस्टर है, उसके लिए हमने कंक्रीट के रोड बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रावधान किया है। और वहाँ स्टील हब जैसा हमारे पुणे में ऑटो हब है, वैसा अपने विदर्भ में गढ़चिरौली में स्टील हब होने वाला है। जैसे पिछले साल मैंने कहा था कि बहुत सारे जरूरत जहाँ हो जरूर करिए, विकास हम सबको चाहिए, लेकिन विकास भी उसका कुछ एक नियोजन होना चाहिए। आज मुंबई में किती 64,000 कोटी, क्या छोटी है अमाउंट? कहाँ करेंगे रास्ते, कहाँ करेंगे? मुंबई में देखिए, पूरे मुंबई में रास्ते है या नहीं है पता नहीं चल रहा है। तो हे नवीन नाही आहे, हे सगळे जुनी कामांचं त्यांनी मोजून दाखवलं 64,000। हाँ, एक और सुद्धा वो भी जो नवीन पुराने कामें चल रही हैं वो भी उन्होंने गिना है उसमें। तो ये सारी जो कॉन्ट्रैक्ट है मेट्रो के काम, आज जरूरत है क्या? महाराष्ट्र के ऊपर कर्जा तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और मुंबई की स्थिति भी, हालत खराब होती जा रही है। मुंबई की हालत खराब हो रही है। हर समय मेट्रो के लिए मुंबई कारपोरेशन से 3,000 करोड़ 2,000 करोड़ वो लेते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मुंबई कारपोरेशन जो सरकार की ओर से 16,000 करोड़ रुपए आना बाकी है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने। कुछ नहीं है, सरकार झूठे उनके वादे है, सारे वादे तो है ही नाही। जे मराठीत म्हणतो ना की यांचा तो जुमलानामा, तो आम्ही, मला वाटतं उद्या पहिल्यांदा त्या जुमलानामा त्या मुख्यमंत्री महोदयांना तो भेट द्या की तुम्ही जसा आरसा बघता तसा हा तुमचा जुमलानामा आहे, तो बघा आणि मग तुम्ही या अर्थसंकल्पाला उत्तर द्या। राज्याचा अर्थसंकल्प आत्ताच सादर करण्यात आला आणि त्यामध्ये सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे महाराष्ट्राची महसुली तूट ही 20,000 कोटीवरून वाढून 45,892 कोटी रुपये दाखवलेली आहे। मागच्या वर्षी 20,000 कोटीची तूट दाखवलेली ती 26,536 कोटी रुपयावर सुधारित अंदाजाने पोचली। म्हणजे ही 45,892 कोटीची तूट ही कदाचित 60,000 कोटी रुपयापर्यंत देखील जाईल। राजकोषीय तूट देखील तशीच वाढली आहे। 1,10,000 कोटीवरून आज ती 1,36,000 कोटीवर गेली आहे। मागच्या वर्षी 1,10,000 कोटीचा अंदाज, सुधारित अंदाज 1,32,000 कोटीवर गेला। तसं 1,36,234 कोटीची जी राजकोषीय तूट आहे, मला खात्री आहे की त्याच पद्धतीनं हा 1.5 कोटी रुपयापर्यंत आकडा गेल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून चिंतेची बाब ही आहे की आपलं अधिक्याचं बजेट करण्याची परंपरा महाराष्ट्रात या सरकारने गेल्या काही काळात तोडलेली आहे आणि त्याचा फटका महाराष्ट्रातल्या सर्वांनाच आणि विशेषतः आदिवासी आणि सामाजिक न्याय पददलितांच्या योजनांच्यावर केला जातो। सरकारने ज्या योजना जाहीर केल्या त्या 7 हेवन सारख्या आहेत, म्हणजे जे विमानातनं फिरणार आहेत, जे गाडीतनं फिरणार आहेत, त्यांच्यासाठी भरपूर टनेल आणि पुलांची निर्मिती करण्याच्या घोषणा आहेत। पण जो सामान्य माणूस, उदाहरणार्थ साध्या रेल्वेने फिरणार आहे, मुंबईतल्या रेल्वेने प्रवास करणार असो किंवा ST बसने प्रवास करणार असो, या राज्यातला जो सर्वसामान्य गरीब माणूस आहे, मध्यमवर्गीय माणूस आहे, जो या महाराष्ट्रात 95% आहे, त्याच्यासाठी या योजनेकडे, या बजेटमध्ये त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आलेलं आहे। सुरुवातीला जे भाषण झालं त्याच्यामध्ये इतके टनेल, इतके रस्ते आणणार, इथनं तिथे नेणार, करणार, असं करणार, देणार। अरे पण हे सगळेच करण्यासाठी आणणार कुठून? आणण्याच्या कुठल्याच वाटा दिसत नाहीत, फक्त रस्ते दिसत आहेत, पण ते येणार कुठनं, जाणार कुठे आणि त्यासाठी येणारे पैसे लागणार, येणार कुठून हे सांगायला कोणीही तयार नाही। एक साधी महिना आहे,
म्हण आहे आपल्या मराठीमध्ये की फाटलेल्या संसाराला 17 ठिगळं. हे ठिगळं लावण्याचं काम केलेलं आहे अर्थमंत्र्यांनी. ते फार काही यशस्वी होईल असं वाटत नाही. आणि मध्येच त्यांनी जोरात घोषणा दिली, छत्रपती संभाजी महाराज की जय. मला अजितदादांना विचारायचं आहे, दादा, संभाजी महाराजांवरती निघणारी 30 नाटकं, 60 कादंबऱ्या, त्या कादंबऱ्या आणि नाटकं कोणाकडनं तरी वाचून घ्या आणि आपण खरंच संभाजी महाराजांचे निस्सीम भक्त असाल, जसे आम्ही आहोत. जेव्हा राम गणेश गडकरींचा पुतळा पाडण्यात आला त्याचं खुलं समर्थन आम्ही केलं होतं. त्या राम गणेश गडकरी यांच्या साहित्यामध्ये कायम छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान झाला. सतपात छत्रपती संभाजी महाराजांना इथल्या एका साहित्यिकांच्या वर्दळीने नको नको ते लिहिलं त्यांच्याबद्दल. आमची इच्छा एवढीच आहे की आपण जेव्हा इतक्या जोराने घोषणा दिल्या की आपल्या हृदयामध्ये कुठेतरी संभाजी महाराजांनी स्थान मिळवलेलं आहे, त्यांचं बदनामी करणारं साहित्य महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्रातनं मी बाद करतोय अशी घोषणा आपण जेव्हा या आपल्या अर्थसंकल्पाला उत्तर द्याल त्याच्यात कराल आणि याचा पाठपुरावा करून याला समर्थन द्याल अशी अपेक्षा करूया. नुसतं संभाजी महाराज की जय म्हणून होणार नाही, त्यांची बदनामी करणाऱ्यांना पण फटके दिले पाहिजेत. हे फटके शाब्दिक रूपात आपण द्याल अशी आपल्याकडनं अपेक्षा आहे. आजचं जे काही सरकारने बजेट सादर केलेलं आहे ते अतिशय बोगस बजेट आहे. या बजेटमध्ये सगळ्याच्या सगळ्या गेल्या 2 वर्षे चालू असलेल्या ज्या योजना आहेत त्या सगळ्या योजनांची जंत्री यांनी या ठिकाणी वाचलेली आहे. नवीन या ठिकाणी काही केलेलं नाही. जी काही कामं घेतलेली ती कामंसुद्धा ती प्रस्तावित असलेली कामं होती. आणि हे जे बजेट आहे शेतकरी आणि महिला वर्ग, विशेषतः शेतकरी आणि महिला वर्गाच्या तोंडाचं पाणी या बजेटने पुसलेलं आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे, कर्जमाफी दिलेली नाही, त्याच्या शेतीच्या मालाला भाव दिलेला नाही. जे काही नाफेड अंतर्गत खरेदी सुरू होती ते खरेदी केंद्र बंद झालेली आहे. तुरीच्या बद्दल, हरभऱ्याच्या बद्दल, मक्याच्या बद्दल कोणत्याही प्रकारचं नोटिफिकेशन काढलेलं नाही म्हणून. आणि सोयाबीनचं तर अक्षरशः त्यांनी अर्धवट वाऱ्यावरच सोडलेलं आहे. तसंच महिलांचा जो विषय आहे, महिलांना जे काही 1500 रुपये सबसिडी देण्यात होती ती महिलांची संख्या कमी करून दुसरं जे आहे की 2100 रुपयाचा हप्तासुद्धा यांनी बंद केलेला आहे. त्यामुळे महिला आणि शेतकरी या दोन्ही वर्गाचे यांनी पाने पुसलेले आहे, यांना फसवणूक केलेली आहे.